नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कुल मिलाकर 15 साल देश की सत्ता में रह चुके हैं, अब भी सत्ता पर काबिज हैं। उनके मन में आया कि देश के जुडिशियल सिस्टम में कुछ बदलाव होने चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि ये तो आराम से हो जाएगा, उन्हें रोकने वाला कौन है, उनके पास बहुमत है। लेकिन जब उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को बदलने का प्रस्ताव रखा तो कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने शायद कैलकुलेट नहीं किया था। मैं बात कर रही हूँ इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, जिन्हें अपने इस कदम की वजह से अभूतपूर्व विरोध झेलना पड़ रहा है। नेतन्याहू सरकार न्यायपालिका से जुड़े बदलाव करना चाहती है। सरकार जो योजना बना रही है, अगर वो रिफॉर्म्स आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटेगी। संसद में बहुमत के जरिए कोर्ट के फैसलों को बदला जा सकता है, यानी 120 सदस्यों की संसद में 61 लोग वोट करके कोर्ट के फैसले को खारिज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों में जजों की नियुक्ति में भी सरकार ही फैसला करेगी। जजों को नियुक्त करने वाली कमेटी में सरकार का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। इस्राएल में हर मंत्रालय में सिविल सर्वेंट्स की तरह कानूनी सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं और ये सब इस्राएल के अटॉर्नी जनरल के निर्देश पर काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल भी सिविल सर्वेंट होता है। कानूनी सलाहकारों को अटॉर्नी जनरल के निर्देश का पालन करना पड़ता है। लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि मंत्रियों के लिए कानूनी सलाहकारों की सलाह मानना जरूरी ना हो। सरकार जिन बदलावों की बात कर रही है उनमें से एक कानून बन चुका है। इसके तहत अटॉर्नी जनरल से वो अधिकार छीन लिया गया है जिसके तहत वो सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री को अयोग्य साबित कर सकते थे। फरवरी में इस्राएल की संसद ने वोट करके इसे शुरुआती सहमति भी दे दी, लेकिन उसी वक्त हजारों लोग सड़कों पर इसका विरोध भी कर रहे थे। संसद में विपक्ष ने विरोध किया तो उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जनता वहीं नहीं रुकी। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए। इस्राएल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को भी कहना पड़ा कि नेतन्याहू को बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए और सहमति बनानी चाहिए, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। इस्राएल के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि इस्राएल डिफेंस फोर्सेज में भी इन जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत गुस्सा है। देश की सुरक्षा खतरे में है, तो रक्षा मंत्री को ही हटा दिया गया। इस्राएल की ट्रेड यूनियन ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर काम रुकवा दिए। यहाँ तक कि दूसरे देशों में इस्राएली दूतावासों से काम रोक देने को भी कहा। भारत में भी इस्राएल एम्बेसी बंद रही। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र पर कोई समझौता नहीं होगा, हम सिर्फ एक वोट दूर हैं डिक्टेटरशिप से। कुछ राजनीतिक नेता तो पार्टी लाइन से हटकर भी इन बदलावों का विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू और इस्राएल इतिहास की अब तक सबसे दक्षिणपंथी सरकार के लिए ये काफी मजबूत विरोध साबित हो रहा है। नेतन्याहू के विरोधियों का कहना है कि न्यायपालिका से जुड़े नियमों से बदलाव से पीएम को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद को बचाने के लिए ही न्यायपालिका में बदलाव करना चाह रहे हैं। नेतन्याहू पर इस दबाव ने कुछ काम किया भी है। उन्होंने संसद के अगले सत्र तक इन बदलावों को रोक दिया है और कहा है कि वे संसद में बातचीत के जरिए इन बदलावों को लागू करेंगे। लेकिन नेतन्याहू कैसे इन विवादित रिफॉर्म्स पर सहमति बनवा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात तो भारत में भी हो रही है, या कहें कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक बहस पिछले कुछ महीनों से जोरों पर है। सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में सरकार का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की कोई जवाबदेही नहीं है। तो पहले इस कॉलेजियम सिस्टम पर बात करते हैं। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। लेकिन सरकार का काम नाम डिसाइड होने के बाद शुरू होता है। कॉलेजियम के लोग अपनी राय लिखित में रिकॉर्ड करते हैं। फाइल बनती है, कानून मंत्री के पास भेजी जाती है। कानून मंत्री प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं और वे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और हाई कोर्ट के जजों के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को सलाह देते हैं और वहां से फिर कानून मंत्री को भेज दी जाती है। साल 2014 में मोदी सरकार संविधान में संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC लेकर आई थी। इसके मुताबिक जजों का चयन कमीशन के 6 सदस्यों को करना था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री,
सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज और 2 एक्सपर्ट इस कमेटी के सदस्य होते। एक्सपर्ट का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल को करना था। और हाँ, 2014 में इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था। लेकिन 2014 में संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने एक और अहम बदलाव किया। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकती है या उनमें फेरबदल कर सकती है। अब इससे पूरी ताकत संसद के ही यानी सरकार के ही हाथ आ जाती। लेकिन 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। तो ये बहस तब से ही चली आ रही है, जो अब जोर पकड़ती दिख रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि कॉलेजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही बेहतरीन सिस्टम है। कॉलेजियम का उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचाए रखना। अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो इसे बाहरी प्रभावों से बचाए रखना होगा। लेकिन कई लोग जो अदालतों की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, वे भी कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए। न्यायपालिका को खुद रिफॉर्म लाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे कदम नहीं उठाए गए। बड़ा सवाल न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस और नियुक्ति में पारदर्शिता दोनों का ही है। लेकिन रिफॉर्म्स लाने का काम क्या एक तरफा हो सकता है? क्या अदालत की इंडिपेंडेंस के बिना आम लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? और यही सवाल